नमस्ते दोस्तों, दाउत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे थे नदियों का, अर्थात भारत के अंदर जो बहने वाली नदियां हैं उनके बारे में, भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों को समझने के लिए उनकी अध्ययन की दृष्टि से हमने नदियों को दो भागों में बांटा था। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और आपकी एक दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियां, अर्थात दक्षिणी जो पठार है वहां से निकलने वाली। पठारी भाग में दो पर्वत पाए जाते हैं, आपका पश्चिमी घाट पर्वत और आपका पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, हिमालय नदियों को हमने देखा था कि तीन पूर्ववर्ती नदियां, अर्थात हिमालय के निर्माण से पहले से ही हुए नदियां यहाँ पर क्या है, प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो आपकी थी सिंधु नदी, दूसरी आपकी सतलज, तीसरी थी आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसी के साथ हमने सिंधु नदी है उसके बारे में आपको पढ़ाया था, उसके नदी तंत्र के बारे में बताया था। आगे हमने बताया था गंगा नदी तंत्र, उसी के साथ हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया था। बताया था कि सिंधु नदी है उसमें कौन कौन सी नदियां अपनी प्रवाहित होके अपना क्या है, सहायक नदियां मिलकर कैसे पाकिस्तान के पठानकोट में अपना जल गिराती हैं। वहीं गंगा नदी को देखा था कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो निकलती हैं उनमें सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। और गंगा को देखा था कि गंगा का जो सबसे बड़ी सहायक नदी के कारण इसको लंबाई भी ज्यादा हो जाती है और इसका जल क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है गंगा का। ठीक है, हमने देखा था गंगा से दाएं तट से मिलने वाली नदियां और आपका बाएं तट से मिलने वाली नदियां। ठीक है, विस्तार से बताया था, पीछे देखा होगा आपने। फिर हमने देखा था ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और देखा था कि चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा नदी, अर्थात जमुना नदी बोलते हैं। ठीक है, पद्मा मिल जाती है, जमुना नाम से गिरती है किसमें, बांग्लादेश में। ठीक है, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के चार नाम हो गए थे, कौन कौन से आपने देखा था? सांगपो, देहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। ठीक है, आगे देखें तो हमने बताया था कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियों के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था पूर्वी घाट की नदियां। तो हमने स्टार्ट किया था दामोदर से लेकर नीचे कावेरी तक। ठीक है, और आपका पेनगंगा, ये सारी नदियां हमने आपको बताने का प्रयास किया था। कैसे बताया कि उत्तर से दक्षिण नदियों का जो क्रम था, दामोदर है, ठीक है, उसके बाद हमने और बताया दिया वैतरणी है, ब्राह्मणी है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, वैनगंगा है, पेनगंगा है, पेननाग नदी थी। ये सारी नदियां हमने आपको अध्ययन की दृष्टि से समझाई थी। आज बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत पश्चिमी घाट की नदियां। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है तो अच्छा लगता है, कि पूर्व में क्या है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यही देखें आप तो हम बता चुके हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां। ठीक है, ऐसे निकलने वाली नदियां जो हैं, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। तो हिमालय की हमने आपको बता दी सारी नदियां। पश्चिमी घाट पर्वत की कल हमने आपको पश्चिमी घाट के अंतर्गत देखा, पूर्वी घाट के अंतर्गत देखा था। सारी नदियों को हमने आपको बताया था। ठीक है, आज देखेंगे पश्चिमी घाट की नदियां। ठीक है, देखिए अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे। यहां देखें आप तो पाएंगे कि जो दक्षिणी भारत है ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, यहां पर एक समुद्र पाया जाता है, उससे बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है, ये पूरा हिंद महासागर है, लेकिन इस खंड ने इसमें क्या है, त्रिभुजाकार आकृति बना दी है। तो इसी हिंद महासागर के टुकड़े हो गए, अर्थात इनके नाम दे दिए गए। जैसे यहां पर है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, ये वाला क्षेत्र आपका अरब सागर है। यहां देखें बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी। तो कल हमने आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में अध्ययन कराया था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बताया था। आज देखेंगे हम कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक, चलिए अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्रम देखें। क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ठीक है, ज्वारी, शरावती, गंगा वैली, पेरियार, भरतपूजा। ये सारी नदियां कैसी हैं? उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, इधर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। आगे देखें, प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां साबरमती, माही, नर्मदा, तापी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन कौन सी नदियां? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। अभी बताएंगे आपको। यहां देखें आप, ये वाला पार्ट है, तो इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलेंगे कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। और ये वाला जो हिस्सा है, नहीं इसको नहीं, हाँ कच्छ की खाड़ी, सॉरी, कच्छ की खाड़ी, ठीक, कच्छ की खाड़ी, ये वाला हिस्सा जो है कच्छ की खाड़ी, और ये वाला है खंबात की खाड़ी, ये वाला हिस्सा रहेगा आपका खंबाती खाड़ी। इस जो वाला ये वाली खाड़ी है खंबाती खाड़ी, और ये वाली है जो कच्ची खाड़ी, यहीं पर कच्छ का रण पाया जाता है। और पाकिस्तान में जो कच्छ रण है, इसी को लेके विवाद जो रहता है वो इसीलिए रहता है कि भारत कहता है ये हमारा समुद्री भाग है, और पाकिस्तान कहता है ये दलदली हिस्सा है। अगर इसको समुद्री भाग मानते हैं तो भारत की सीमा 200 किलोमीटर तक, अच्छा, अर्थात 200 मील तक भारत का भाग रहेगा। हमने बताया था समुद्र मील से लेके 200 मील तक क्या है भारत का, उस पर अपना क्षेत्र होता है। तो यहाँ तो बहुत पास है, लेकिन पाकिस्तान कहता है ये समुद्र है नहीं, ये समुद्र है ही नहीं है, ये क्या है, दलदली क्षेत्र है, इसी को लेकर विवाद है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी और खंबाती खाड़ी। कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां साबरमती, माही, नर्मदा, तापी खंबाती खाड़ी में गिरती है। खंबाती खाड़ी नीचे वाली खाड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत की लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है। लूनी नदी समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही, ठीक है, समुद्र में पहुंचने से पहले ही कच्छ का रण जो है दलदली विलीन हो जाता है, ठीक है, दलदल में विलीन हो जाती है। जैसे आप देखें, यहां पर देखेंगे ये वाला है, तो लूनी नदी आपकी निकलती है ऐसे ही, ठीक है, दिखाएंगे अभी लूनी नदी ऐसे निकलती है। तो ये कच्छ का रण है, यहाँ पर यहाँ गधों का मेला लगता है। कभी कभी आपने देखा हो अखिलेश जी का बयान आता है, अखिलेश जी कौन, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, तो वो बोलते हैं कि गुजरात के गधे सभी इधर आ गए यूपी में, और वो गुजरात के जो गधे हैं वो क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। अब देखिए एक अर्थ से 2 बात कह दी, गधों का मेला लगता है कच्छ में, गुजरात में लगता है गधों का मेला कहाँ लगता है, यही कच्छ में लगता है, इसी में कच्छ के रण में, ठीक है। इसलिए क्योंकि गधों को हरी हरी घास पसंद है, पर्याप्त भोजन यहाँ मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर गधे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक। लूनी नदी आती है अजमेर से निकलते हुए, और यहाँ पर अलवर से साइड से आते हुए यहाँ पर आके मिल जाती है। देखो अभी दिखाएं आपको, लूनी नदी के दर्शन कराते हैं कैसी है लूनी नदी। देखो यह है लूनी नदी का उद्गम स्थल, लूनी नदी जब बहती है
जब बहती है, जब निकलती है जहां से, ठीक है, जिसका जो उद्गम स्थल है वहां से निकलती है, तो ये इस प्रकार से बहती हुई आती है, ठीक है, इस प्रकार से बहती हुई आती है। जब ये कच्छ के रण में पहुंचती है, कच्छ के रण में पहुंचती है, तो इसकी हालत क्या हो जाती है, आप देख के बड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है। देखो ये कच्छ के रण में पहुंच गई, कच्छ के रण में पहुंचते ही इसकी क्या हालत ऐसी हो जाती है, ठीक है, तितर बितर हो जाती है। ये दलदली क्षेत्र है, ये वाला दलदली क्षेत्र है, ठीक है। देखो कैसे अपनी मृत्यु को प्राप्त होती है, मतलब अपना अंत करती है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी कैसे अपना अंत करती है ये दिखाएं आपको, ये देखो, ठीक है। ये दलदली भूमि है, ये दलदली भूमि है, और यहाँ पर क्या है, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है समुद्र तक, यहीं पे ये विलीन हो गई। इसी जो कच्छ का रण है इसी में ही मृत हो जाती है, मतलब मिल जाती है। ये समुद्र में अपना जल नहीं गिराती, और जहां से निकलती है वहां से देखो कितना हरा भरा निकलती है, ठीक है, हरी भरी पहाड़ी के साथ निकलती है। बात समझ में आई, ये दलदल में ही विलीन हो जाती है, ठीक है, कच्छ के रण में। आगे देखें तो आप पाएंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के संबंध में देखेंगे आप, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। देखिए पहली नदी देखो, ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका अरावली पर्वत, ये है आपका अरावली पर्वत। कैसा अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के अरावली पर्वत के उत्तर में, ठीक है, बाएं तट पर एक नदी बहती है, उसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। ये लूनी नदी आपको दिखाई दे रही है, ये बहती हुई आती है आपके अलवर साइड से, और ठीक है, जब यहां से निकलती है, यहां से निकलती है, आगे और पढ़ाएंगे इसके बारे में, यहाँ निकलती है तो ये समुद्र में न गिरकर ये यही कच्छ के रण में ही अपने आप को क्या है विलीन कर लेती है। आगे देखें साबरमती नदी है, साबरमती नदी है, तो देखो ये साबरमती नदी है, ठीक है। यही देखें ये विंध्यन पर्वत है, ये विंध्यन पर्वत है, और ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा के बीच में नदी बहती है, उसका नाम है नर्मदा। उसके बाद ताप्ती नदी आएगी सतपुड़ा रेंज के नीचे, ठीक है। उसके बाद मीठी नदी, फिर मांडवी आएगी, फिर आपका ज्वारी नदी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार और पुम्बा। ये सारी नदियां हैं जो क्या है अरब सागर में गिरती है, अर्थात पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहती हैं, बहती है, ठीक है। क्रम से हमने यहां लगा दिया है नर्मदा, ताप्ती, पुम्बा, लूनी, मांडवी, पेरियार, ठीक है, ये नदियां। बात समझ में आ रही है। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहां से निकल रही है। तो सबसे लंबी नदी पश्चिमी घाटी कौन सी है, अमरकंटक चोटी से निकलती है, और ऐसे बहती हुई आप देख रहे होंगे कैसे आती है, ऐसे करके ये यहां पर बहती है, ठीक। आगे देखें, आगे देखें लूनी नदी, आगे देखें लूनी नदी। अब बताएंगे इसके विस्तार में, ठीक है, इसके बारे में। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है, अरावली पहाड़ी से निकलती है तथा सांबर झील से होकर गुजरती है, सांबर झील से होकर गुजरती है। गुजरात के कच्छ का रण दलदल में ये विलीन हो जाती है, दलदल में ये विलीन हो जाती है। लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं मिलता, ठीक है, समुद्र में नहीं मिलती, अर्थात समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है या फिर मिल जाती है, ठीक है। साबरमती नदी, साबरमती नदी देखें, गुजरात की राजस्थान गांधीनगर तथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और तथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती के तट पर ही स्थित है, ठीक है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती है, मेवाड़ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है।
दिखाई दे रहा होगा। कहां से निकलती है? आप देखें, उदयपुर से निकलती है, मेवाड़ से। सांबर झील से कौन सी नदी निकलती है? आपको बताया, आप बता देंगे लूनी। तो लूनी कैसी नदी है? उसका पानी कैसा होगा? खारी पानी होगा। ठीक है। अच्छा, ये सिद्ध कैसे हुआ कि 33 सागर यहाँ पाया जाता है? तो इसीलिए ये सिद्ध हुआ क्योंकि ये सांबर लेक है ना, ये नमकीन है, और नमकीन पानी कहाँ पाया जाता है? समुद्र क्षेत्र में ही पाया जाता है। ठीक है। आगे देखें, माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत से निकलती है। यहां देखें आप, जैसे ये वाला क्षेत्र है आपका, ये आपकी अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी है। अरावली के दक्षिण देखेंगे मालवा पठार है। उसके दक्षिण में देखेंगे तो विंध्यन श्रेणी पड़ती है। विंध्यन पर्वत पड़ता है। विंध्यन पर्वत पड़ता है। ठीक है। इस विंध्यन पर्वत को देखें आप, इसी के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। विंध्यन पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में क्या है? गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी किसे कहते हैं? तो ये देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को बोलेंगे खंबात की खाड़ी। इसको बोलेंगे खंबात की खाड़ी। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, यही है खंबात की खाड़ी। ठीक। खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है। मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान से होकर गुजरती है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे देखें तो आप पाएंगे जैसे ये अपना भारत है, ये वाला, यहां तक मान लीजिए। तो भारत के बीचों बीच होकर एक कर्क रेखा निकलती है 23.5 डिग्री। एक कर्क रेखा निकलती है 23.5 डिग्री। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्य हैं इसमें? 8 राज्य हैं। 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। 8 राज्य। और जो माही नदी है, ये माही नदी है, पहले तो ऐसे जाती है, फिर ऐसे चली जाती है। ठीक है। तो 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी, 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को काटने वाली, कर्क रेखा को काटती है। कौन काटती है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, माही, ये 2 बार काटते किसको? कर्क रेखा को। आगे देखें, नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी और कृष्णा के बाद। ठीक है। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है। पश्चिम में भ्रंश घाटी में ये क्या है? प्रवाहित होती है और बड़ोच या भरूच के पास अपना मुहाना बनाती है। देखें, नर्मदा नदी को आपको दिखाते हैं कैसी है नर्मदा नदी। ठीक है। चलो, नर्मदा नदी देखो आप, क्यों कहते हैं भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी? देखो, ये है नर्मदा नदी। ठीक है। ये है नर्मदा नदी पर देखेंगे तो ये वाला जो पर्वत है, इसको बोलेंगे विंध्य पर्वत। ठीक है। विंध्य पर्वत। और इसको बोलेंगे सतपुड़ा।
सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। देखो भ्रंश इधर भी पर्वत और इधर भी पर्वत, जैसे ये पर्वत है ऊपर वाला और एक पर्वत नीचे है, इसके बीचों में से कोई नदी बह रही है, उस ये वो वाली नदी है, इसी को बोलते हैं नर्मदा नदी, इसी को बोलते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी। आप देख रहे हो इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, दोनों तरफ पहाड़ है, तो अपनी भ्रंश घाटी में बह रही है ना, ठीक है, न इधर न उधर, और अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए ये क्या है, पश्चिम में गिरती है, अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी, इसीलिए बोलते हैं भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब दोनों तरफ पर्वत और बीच में भ्रंश बना हुआ है। 3 नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, कौन कौन सी आपको पता होगा, कौन कौन सी नदी है? 3 नदी ऐसी जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, एक तो आपकी नर्मदा, नर्मदा, और एक आपकी तापी नदी, और एक आपकी निकलती है पूर्व की ओर दामोदर, ठीक है, ऐसे नदियां निकलती हैं। इसको माना तो भाई अलग है, लेकिन समझाने के लिए बोल दिया है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। प्रवाहित होती है और बड़ोच या भरूच के पास अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। आगे चलें तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर और गुजरात का शहर भरूच नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। गुजरात का आपका शहर जबलपुर तो कहां पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में। गुजरात का शहर भरूच ये नर्मदा नदी के तट पर ही है। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी जब बहती हुई जाती है तो ये 3 राज्यों से अपनी सीमा बनाती है। कौन कौन से राज्य हैं? ये आपका एमपी है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी है, कंटक चोटी है, ठीक है, यहां से निकलती है। यहां से 2 नदियां निकलती हैं, पश्चिम की ओर तो ये निकलती है, पूर्व की ओर निकलती है सोन नदी, ठीक है, सॉरी उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी। ऐसे एमपी में बहती है। फिर आपका कहाँ बहती आती है, आपका इधर देखेंगे ऐसे बहती हुई आती है, मान लो गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है। तो कौन कौन से देखेंगे, कौन कौन से शहर हैं आपके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो कौन कौन से शहर हैं आपका, राज्य एमपी, एमएच महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात, जीजे मतलब गुजरात, ठीक है। 3 राज्यों से होकर बहती है नर्मदा नदी। आगे देखें, नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से निकलती है सबसे लंबी नदी। मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी कौन सी है, आपकी लंबाई में देखेंगे तो नर्मदा नदी है। कौन सी है, नर्मदा नदी है। वही देखेंगे आप तो पाएंगे नर्मदा नदी जबलपुर के पास बेड़ा घाट पर संगमरमर की चट्टानों से एक भव्य सुंदर जलप्रपात बनाती है, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली, देखेंगे आप कि जब ये नदी ऐसे बहती हुई आती है तो इधर में पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये बहुत ऊंचाई पर है, तो जब गिरती है ना तो धड़ाम से नीचे गिरती है, ऐसे गिरती है, ठीक है, ऐसे नहीं रहती, ऐसे गिरती है, क्यों, ऊंचाई से धड़ाम से गिरती है, तो उसी को बोलते हैं प्रपात। अब प्रपात के दर्शन कराएं आपको, देखेंगे कि प्रपात होता क्या है, तो आप पाएंगे कि प्रपात की व्यवस्था क्या होती है। देखिए ये है, ये आपका जलप्रपात, ऊंचाई से गिरता है पानी, इसी को बोलते हैं प्रपात, ऊपर से गिर रहा है ना, इसी को बोलते हैं प्रपात। तो भेड़ा घाट पर क्या है, भेड़ा घाट पर कौन, संगमरमर से गिरती है, तो भेड़ा घाट पर क्या है, अपना भेड़ा घाट का अलग दर्शन होंगे, लेकिन आपको बताओ प्रपात कैसा होता है, ठीक है। जलप्रपात बनाती है, भव्य सुंदर जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं इसको, कपिलधारा जलप्रपात भी बोलते हैं। आगे देखें तो आप पाएंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, देखें आप
नदी तापी जो नदी है, अब नर्मदा के बाद तापी नदी। आपने देखा कि एक पर्वत है आपका, उसका नाम है विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत या विंध्य पर्वत कहीं कहीं लिखा रहता है। इसके नीचे एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी है। उसी के नीचे आप देखेंगे एक पर्वत और पाया जाता है, इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। तो दोनों पर्वतों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी है। सतपुड़ा के नीचे एक नदी बहती है, इसका नाम है तापी। ठीक, तो अब चर्चा करेंगे तापी नदी के बारे में। तापी नदी महादेव पहाड़ी के समीप बैतूल पठार से निकलती है, तथा सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भैंस घाटी में प्रवाहित होती है। अभी बताया आपको कि सतपुड़ा पहाड़ी के जो दक्षिण है, देखेंगे सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में ही तो है ये आपकी तापी नदी, दक्षिण में, और सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, सूरत के समीप, ठीक है। तो सूरत कौन सी नदी के तट पर है? तापी नदी के तट पर, जबकि भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने पर है। सूरत तापी नदी के तट पर है, भड़ौच नर्मदा नदी के तट पर है। यही देखें आप, आगे देखेंगे, जहां नर्मदा नदी भैंस घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, वहीं तापी नदी भैंस घाटी सतपुड़ा के दक्षिण में, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा तापी भ्रंश घाटी के मध्य स्थित ब्लॉक पर्वत है। अब ब्लॉक पर्वत किसे बोलते हैं? देखें आप, सतपुड़ा पहाड़ी जो ब्लॉक पर्वत कैसे हो गया? दो नदियों के बीच का जो पहाड़ होता है, उसको बोलते हैं क्या? ब्लॉक पर्वत, ठीक है। देखो यहाँ बताने का प्रयास करें आपको, ये मान लो पर्वत है, ये पर्वत है, और इधर कोई नदी बह रही है, ये नर्मदा है, ठीक है, और ये तापी है। तो जो बीच वाला पर्वत होगा उसको बोलेंगे ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ब्लॉक पर्वत। और ये ब्लॉक हो गया दोनों नदियों के द्वारा। वहीं देखें आप तो पाएंगे कि एक नदी बह रही है ऐसे, और इसके मान लीजिए ये वाला भाग है, एक नदी बह रही है ऐसे, और इधर भी पर्वत है, विंध्यन पर्वत, ठीक है, विंध्यन पर्वत, और इधर है नीचे सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, ये आपका सतपुड़ा पर्वत। तो जब दोनों पर्वतों के बीच कोई नदी बहती है तो उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है। ब्लॉक पर्वत, दो नदियों के बीच कोई पर्वत होगा उसे ब्लॉक पर्वत, और जो दो पर्वतों के बीच नदी होगी, घाटी होगी, उसे भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है, ये अंतर है। आगे चले, तापी नदी अरब सागर में जल गिराने वाली राज्य की भारत की नदियों में नर्मदा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पहली आपकी नर्मदा नदी हो गई जो आपकी अरब सागर में गिरती है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो है आपकी तापी नदी। नर्मदा नदी की भांति तापी नदी भी 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में होकर प्रवाहित होती है। गुजरात में उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना तापी नदी पर ही क्या है? बनी हुई है, ठीक है। यहां देखें तो आप पाएंगे कि तापी जो नदी है ये भी क्या 3 राज्यों से होकर बहती है, आपका एमपी, महाराष्ट्र और आपका गुजरात, ठीक है। और यहाँ पर जो
परियोजना चल रही है काकरा पार तापी परियोजना, किस पर है? तापी नदी पर है। किस पर है? तापी नदी पर ही है, ध्यान रखना। और सूरत जो एक शहर है सूरत, वो किस नदी पर है? ये भी आपका तापी नदी पर ही है। आगे देखें, सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सह्याद्री किसे बोलते हैं? जब हम आपको पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो ये वाला जो पार्ट है ये ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पर है, ठीक है। कहां तक? केरल तक। कहां तक? केरल तक। तो तापी नदी के मुहाने से, तापी नदी के मुहाने से इसी को पश्चिमी घाट पर्वत का नाम दिया जाता है और इसी को बोलते हैं सह्याद्री, ठीक है। सह्याद्री, इसी को बोलते हैं सह्याद्री, ठीक है। तो पश्चिमी घाट का पर्वत के बारे में जो हमने पढ़ाया था, बताया था, तापी नदी हमने पढ़ लिया। तापी नदी से लेकर आपका कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत कहलाता है, पश्चिमी घाट पर्वत कहलाता है पर्वत, ठीक है। अब इसी के अंदर देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, सह्याद्री जो नदियां इसी के संबंध में। सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत छोटी होती हैं, छोटी छोटी हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कगारनुमा होने के कारण पश्चिमी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियां अत्यंत तीव्रगामी है। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो पर्वत ऊंचाई पर है, कैसा है? ऊंचाई पर है, ठीक है। ऐसे मान लो ऊंचा है, इतना ऊंचा है, मान लो ऐसे देखेंगे आप, पश्चिमी घाट का जो पर्वत है ये ऊंचा है, ये ऐसे करके ऊंचाई पर है। अब कोई नदी आ रही है तो इसके ढाल से नहीं आएगी, उतने ऊंचाई से गिरेगी, धड़ाम से नीचे गिरेगी, धड़ाम से नीचे गिरेगी। तो क्या है? कगारनुमा है। कगारनुमा मतलब ऊपर से कोई नदी गिरती है। अभी आपको जलप्रपात दिखाया था, वो वाली जो व्यवस्था है उसे कगारनुमा बोलते हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को दो स्रोत हैं, नदियों के दो स्रोत हैं। जो नदियां हैं पश्चिमी घाट पर्वत की, उनके दो स्रोत हैं। कौन कौन से? जून से, उन्हें पानी कहां से आता, मतलब ये है जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर भारी बारिश करता है, भारी बारिश करता है। वहीं प्रायद्वीपीय पठार के दरारों में संचित जल शुष्क मौसम में इन नदियों को मिलता रहता है। अब देखें आप, हमने अभी आपको दर्शन कराए थे नर्मदा नदी घाटी के, तो वहां पाया था आपने ये है, जब बारिश होती है, ठीक है, मान लीजिए बारिश हो रही है, बारिश होती है तो ये चट्टानें टूटी फूटी है ना, ये आपकी टूटी फूटी हैं। इन चट्टानों में क्या दरारें पड़ी हुई हैं, दरारें पड़ी हुई हैं। इन दरारों में जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, ठीक है, भर जाता है, ठीक है। तो देखिए जब बारिश होती है तब तो डायरेक्ट पानी मिलता है इनको, तब तो डायरेक्ट पानी मिलता है। जब बारिश खत्म हो जाती है तो इनकी दरारों में जो पानी भरा होता है वो धीरे धीरे बारिश खत्म होने के बाद फिर इस नदी में आने लग जाता है। फिर इन नदियों में क्या है, वो जल की व्यवस्था बनी रहती है। ये व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे दक्षिणी पश्चिम मानसून का मतलब आप देखें कि ये यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका, वैसे माने ये वाला, ये उत्तर होता है, ये आपका उत्तर पूर्व होगा, ये वाला आपका पूर्व होगा, और ये वाला क्षेत्र आपका दक्षिण, और ये दक्षिण पूर्व होगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व। ये वाला क्षेत्र आपका दक्षिण पश्चिम होगा, और ये वाला क्षेत्र आपका पश्चिम कहलाएगा, और ये आपका उत्तर पश्चिम कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, हम कहां पर? भूमध्य रेखा के पास रहते हैं, भूमध्य रेखा से पास रहते हैं। यहाँ पर क्या है, उच्च ताप की व्यवस्था होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो जब ज्यादा सूर्य देवता चमकेंगे तो यहाँ पर समुद्र में क्या है, जल बाष्पीकृत होता है,
तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ से मानसून चलता है, आपका 1 जून को केरल में पहुंच जाता है। तो ये वाला जो मानसून ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, इस वाले मानसून को बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। इस मानसून के कारण ये पर्वत ऊंचा है ना, ये वाला क्षेत्र ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है, तो ये मानसून यहाँ से टकराकर, इस पर्वत से टकराकर, इस पर्वत से टकराकर यहाँ बहुत बारिश करता है, बहुत बारिश करता है, घनघोर बारिश। इसीलिए केरल में शांत घाटी पाई जाती है। शांत घाटी मतलब यहाँ पर आपके सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, यही कारण है। तो बारिश के मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून से ये जो हमारे पश्चिम घाटी नदियां हैं, इनको जल प्राप्त होता है, ठीक है। आगे चलें। सह्याद्री से निकलने वाली, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके संबंध देखें। गुजरात में सतरंजी नदी और महादर नदी, ठीक है, महादर नदी है गुजरात में, सह्याद्री से निकलने वाली, ठीक है, गुजरात में जो नदी है। ये इंपोर्टेंट है, जब बारीकी से प्रश्न पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है कि सतरंजी नदी और महादर नदी कहाँ पाई जाती है, तो आप गुजरात लगाना। गोवा में देखेंगे मांडवी और ज्वारी, मांडवी और ज्वारी। कर्नाटक में देखेंगे शरावती नदी और गंगावली नदी। शरावती और गंगावली नदी जो है, शरावती और गंगावली जो नदी है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी कर्नाटक में। केरल में देखेंगे भरतपूजा नदी और पेरियार नदी, पंबा नदी। केरल में है आपका भरतपूजा नदी, पेरियार नदी और पंबा नदी। ये कहां पर पाई जाती है, आपका केरल में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखें तो आप पाएंगे, पता पड़ा, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, इनमें ये नदियां पाई जाती हैं। आगे देखें, भरतपूजा नदी के केरल की सबसे बड़ी नदी, भरतपूजा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी और पेरियार नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल में सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? भरतपूजा केरल की नदी है सबसे बड़ी, उसके बाद आपकी पेरियार नदी है। पश्चिमी घाट कगारनुमा होने के कारण पश्चिमी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियां तीव्रगामी होती हैं, बहुत तेजी से बहती है, ऊंचाई से आती है, इसलिए जिसके कारण ये नदियां जलप्रपात अर्थात झरना का निर्माण करती हैं। लोग नहाने जाते हैं कि हम झरने में नहाने जा रहे हैं, तो झरना कहां से बनेगा? जब ऊंचाई से कोई नदी गिरेगी तभी तो सिर पर पानी आएगा। इसका मतलब क्या? झरना जहां पर बन रहा है तो वहां पर पर्वत अवश्य पाए जाएंगे, ठीक है, या ऊंचाई कृत्रिम रूप से ऊंचाई दी जाएगी। उदाहरण के लिए कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात को गरशोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसकी ऊंचाई लगभग 221 मीटर है, 221 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात है, ठीक है, कुंचिकुल जलप्रपात है। अब देखो यहाँ पर देखें कि सबसे ऊंचाई पर जो जलप्रपात स्थित है, ठीक है, पर्वत के ऊपर हो सकता है, पर्वत हो और उससे पानी गिर रहा हो और फिर उसके बाद ऐसे जमीन पर पानी गिरे, तो इसकी ऊंचाई देखेंगे तो कुंचिकुल सबसे ऊंचा है। और वैसे देखे जाए कि जलप्रपात में सीधा जल जो समुद्र पर किनारे पर गिरता है वो है जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग जलप्रपात जो है ये पाया जाता है आपका। सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां चूंकि अत्यधिक प्रपाती हैं, इसीलिए यहाँ पर जल की विद्युत उत्पादन की संभावना बहुत अधिक है। कारण यह है कि पश्चिमी घाट में अधिक विद्युत उत्पादन क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि कोई नदी जब ऊपर से गिरे तो उसके जल में क्या है? पावर पाई जाएगी, ताकत पाई जाएगी, तीव्रगामी होगी, ठीक है। मान लो ये है, अब ये जल इतनी ऊंचाई से गिर रहा है, आप इसके नीचे खोपड़ी रख के देखना तो आपकी खोपड़ी क्या हिल जाएगी। हम एक बार नहाने गए थे जलप्रपात में, तो ऐसे ही चले गए
तो रोज अपने घर में शावर बनाते हैं, तो यहाँ पर देखा जैसे खोपड़ी पे गिरा पानी तो आप हिल जाओगे। अगर छोटा सा आपको उदाहरण देखना, अपने गांव में कोई ट्यूबवेल हो जिसमें किसान भाई अपना पानी लेते हैं, उसके नीचे अपना सिर लगा के देखना, तो आपको अंदाजा होगा कि खोपड़ी पर कितना प्रेशर पड़ता है। तो आप सोचिए, जो 200 मीटर से ऊपर से नीचे गिरे, 200 मीटर से ऊपर पानी नीचे गिरे, वो भी बड़ी मात्रा में गिरे नदी के रूप में, तो आप कैसी हालत होगी वहां पर। ठीक है, बड़ा साहस चाहिए इन जगहों पर जाने के लिए। इसीलिए क्या है, जैसे नदी ऊपर से गिर रही है तो यहाँ लगा दिया हमने कोई पंखा, यहाँ लगा दिया हमने कोई पंखा, लगा दो इस धारा के लिए, यहाँ पर कोई पंखा लगा दो। ठीक है, ऐसे कोई पंखा लगा दो, कोई पंखा लगा दो ऐसे, तो पानी गिरेगा पंखे में, तो पंखा घूमेगा। पंखे के साथ यहाँ अटैच कर दिया हमने कोई मोटर, और मोटर का हमने क्या है, मोटर का हमने दे दिया सप्लाई तारों से। ठीक है, तारों से सप्लाई दे दी, सप्लाई जाती है घरों में, उत्पादन में, ठीक है, खेत खलिहानों में। तो यहाँ पर जल विद्युत की जो व्यवस्था है वो ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि पानी में ताकत होती है, वो प्रेशर से आता है, ऊंचाई से गिरता है। पंखे को घुमाकर क्या है, हम बिजली का उत्पादन कर लेते हैं, जल विद्युत उत्पादन। ठीक है, आगे देखें तो आप पाएंगे इन नदियों के कारण ही क्या है, दक्षिण भारत में विद्युत व्यवस्था है, ठीक है, बिजली की जो व्यवस्था है वो अच्छी खासी पाई जाती है। इन नदियों को आप क्रम से याद कर लेना, मैं पुनः आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखें, ये जो नदियां हैं इनको आप याद कर लेना एक बार। ठीक है, ये नदियां हैं, इनको आप क्रम से याद कर लेना, यहीं से आपके प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, लूनी नदी, साबरमती, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसे ऐसे घूमती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, नर्मदा, तापी, मीठी नदी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार और कुमा नदी, ये सारी नदियां हैं। इनके संबंध में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है, उसके लिए आपको क्या है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें क्या है, अवगत कराना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।